आज हम बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस का प्रिंसिपल मैक्सिमम सोशल एडवांटेज बाय प्रोफेसर डाल्टन एंड प्रोफेसर पिगू। हम शुरू इस बात से करते हैं कि जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो वेलफेयर स्टेट्स हैं। जो देश की सरकार है वो देश के लोगों के लिए काम करती है, उनकी उन्नति के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए। पहले हम देखते थे कि जो राजा होता था वो अपने ही ट्रेजर्स अपनी ही भरता रहता था ना, वो अपने लिए काम करता था, मेरे महल बन जाएं, मेरे पास सोना आ जाए। लेकिन आज की डेट में जो ये मॉडर्न स्टेट्स हैं ये लोगों की भलाई के लिए वेलफेयर का मुद्दे पर ही काम करती है। सरकार की कोई भी नीति होती है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर दिया जाए, लोगों की उन्नति के लिए काम किया जाए। तो आम जनता की उन्नति, आम जनता की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए ही हर सरकार अपना मुद्दा बनाती है, अपना उद्देश्य बनाती है। देखिए, जो सरकार के फिस्कल ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम बजटरी ऑपरेशंस भी कहते हैं, बजट यहाँ पर क्या हुआ, सरकार की इनकम और सरकार के खर्चे। जो सरकार की इनकम और खर्चे हैं वो हमारे लोगों को, हमारे देश को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। जितना खर्चा सरकार करेगी उतना ही मुनाफा हमारे देशवासियों को होगा, राइट। तो फिस्कल ऑपरेशंस या बजटरी ऑपरेशंस हमारे लोगों को, हमारे देश को अफेक्ट करेगा। अब जो सरकार की बजटरी पॉलिसी है और जो ऋण पॉलिसी है ये भी हमारे देश के लोगों की उन्नति को, हमारे देश की लोगों की खुशहाली पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। कोई भी देश की सरकार है, अगर वो सड़कें अच्छी बना रही है तो लोग खुशहाल रहेंगे ना, लोग खुश रहेंगे। इसी तरह से कोई भी सरकार का किया हुआ खर्चा जो है वो लोगों के काम आता है और सरकार भी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। अब सरकार को इनकम, सरकार को रेवेन्यू होता कहां से है, पैसा कहां से आएगा सरकार के पास? सरकार के पास पैसा आएगा टैक्सेशन से। आपको पता है कि सरकार टैक्स लगाएगी, उससे वो उसका रेवेन्यू होएगा, उससे सरकार की आमदनी होगी। अब जो उसने टैक्सेशन से पैसा इकट्ठा कर लिया उससे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, सरकार लोगों के ऊपर खर्चेगी। जितना ज्यादा वो लोगों के लिए, लोगों के ऊपर खर्चेगी, लोग उतने ही खुश रहेंगे, उतनी ही उनकी वेलफेयर होगी। तो जितना खर्चा इस सरकार ने कर दिया उसी हिसाब से हमारी जो नेशनल इनकम है वो अफेक्ट होगी। हमारी कंजम्पशन, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पैसा बाजार में जाके खर्च रहे हैं, हमारे देश की प्रोडक्शन किस तरह से हो रही है और हमारी नेशनल इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये सब सरकार के खर्चे के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मान लो कि सरकार जो है, अब हम पहले कंजम्पशन को स्टडी करते हैं। हमारी कंजम्पशन कैसे अफेक्ट होती है? सरकार ने खर्चा कर दिया, मान लीजिए खर्चा कर दिया कि ये जो गर्म कपड़े हैं, जो हम कोट पहनते हैं, जो हम स्वेटर पहनते हैं, उनके ऊपर सब्सिडी दे दी जाएगी। तो आपको मार्केट में ये जो गर्म कपड़े हैं वो सस्ते मिलने लग जाएंगे। तो क्या होगा, लोगों की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, बढ़ी ना कंजम्पशन। अब प्रोडक्शन कैसे, मान लीजिए सरकार ने कितनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए आपको सब्सिडी दे दी, रिबेट दे दिया, तो डेफिनेटली ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी में उन्नति होएगी। और इसी तरह से सरकार की पॉलिसियां आती रहेगी तो देश जो है वो अमीरी और गरीबी में ज्यादा नहीं विभाजित होगा। मींस पीपल विल ग्रो। ऐसा नहीं होगा कि अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो सरकार की पॉलिसी के ऊपर ही किसी भी देश की कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम आधारित होता है। अब हम बात कर रहे हैं फिस्कल एक्टिविटीज जो हैं सरकार की, उससे ये भी पता करते हैं कि कौन से सेक्टर में कितने रिसोर्सेज यूज होंगे। मान लीजिए आज सरकार ने यह फैसला किया कि हम फार्मास्यूटिकल, हम दवाइयों की कंपनी को सब्सिडी देंगे, तो क्या होगा, सारे के सारे लोग दवाइयों की कंपनियां ही बनाने लग जाएंगे, दवाइयों की फैक्ट्रियां इतनी सारी भर जाएंगी। तो हमारे जो रिसोर्सेज थे वो किस सेक्टर में चले गए, वो फार्मा सेक्टर में चले। कल को सरकार कहती है कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को सब्सिडी देनी है, उनको फ्लरिश करना है, तो सब इंश्योरेंस कंपनी बढ़ जाएगी। तो जो ये सरकार की नीतियां हैं इससे हमारा सेक्टर डिसाइड होता है। वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ जाएगा। सो इट इज
सारा मैजिक बैंड जो है वो सरकार के हाथ में है कि उसने किस सेक्टर को बढ़ावा देना है और हमारे देश में किस सेक्टर को प्रगति पर लेकर जाना है। अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेशनल इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में, आउटपुट में, प्रोडक्शन में, प्राइसेस में, कितनी कीमतें हर चीज की निर्धारित होगी, ये सारा किया धरा हमारे पब्लिक फाइनेंस का ही है। तो बात ये हो रही है कि जब सारा का सारा दारोमदार ही सरकार की नीतियों के ऊपर है, तो कुछ क्राइटेरिया, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ रेगुलेशन फिक्स होनी चाहिए ना, कुछ नीति फिक्स होनी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि सरकार का ये पब्लिक फाइनेंस वाली नीति क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये जेन्युइन है, क्या ये सही डायरेक्शन में जा रही है हमारे लोगों की वेलफेयर के लिए। तो आज हम इसी क्राइटेरिया की, इसी स्टैंडर्ड की बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि सरकार की नीति किस डायरेक्शन में जा रही है। कोई भी पब्लिक फाइनेंस का उद्देश्य क्या है, हमने आपको पहले ही बताया, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। पीपल यहाँ आ गए आम जनता, वेलफेयर होगी खुशहाली, उन्नति, और इकोनॉमिक पैसे की मुद्रा में रिलेटेड। खुशहाली डजंट मीन्स द इमोशंस हियर, खुशहाली हियर मीन्स कि सबकी मनी वाइज उन्नति होनी चाहिए। और अगर यही पब्लिक फाइनेंस की गलत यूज हो रही है, किसी गलत डायरेक्शन में सरकार की पॉलिसी जा रही है, तो देखो भी हमारी सारी की सारी कंट्री के ऊपर डीप हैवोक, बहुत ज्यादा नुकसान की बात है सारी कंट्री के लिए अगर एक नीति भी गलत हो जाती है। इसलिए हम इस निर्धारित बात पे पहुंचते हैं कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को देने के लिए जो नीतियां बनेंगी, उन नीतियों को चेक करने का कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि क्या ये नीति सही है या नहीं। इसी प्रिंसिपल के बारे में आज हम बात करेंगे। इस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, और इसको प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। द फंडामेंटल रूल to determine the financial policy of the state is the principle of public finance and the principle of maximum social advantage। तो जिस क्राइटेरिया की, जिस गाइडलाइन की मैं बात कर रही हूं, वही आज हमारा प्रिंसिपल डिस्कस होएगा। प्रोफेसर डाल्टन ने इसको प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज बोला, प्रोफेसर पिगू ने इसको प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर बोला। एग्रीगेट मतलब टोटल करते करते कुल जो वेलफेयर है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और इन्होंने बोला कि जो टोटल सोशल एडवांटेज है, सोशल हियर मींस जनता का भला, कितना भला है, सबसे ज्यादा भला जनता का हो, ये है हमारा आज का प्रिंसिपल। इसका दूसरा नाम प्रिंसिपल ऑफ नेट एडवांटेज भी कहलाता है। एडवांटेज मींस भला ऑफ द पीपल, आम जनता का भला। देखिए अब हम बात करेंगे टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए क्या दो टूल्स हैं जी, एक तो है सरकार का खर्चा और एक है सरकार की आमदनी। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जब आमदनी बढ़ेगी तो ठीक है जी, उसका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, जब खर्चा बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता जाएगा, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अब नेट वेलफेयर, वेलफेयर माने भला, जनता का भला, नेट कैसे आएगा, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब सरकार कोई खर्चा करेगी तो क्या होगा, लोगों को उससे गेन होगा, उससे मुनाफा होगा। अगर मेरी सड़कें बन रही हैं तो लोगों को फायदा हो रहा है ना, उनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से जाएगा, उनका बिका हुआ सामान अच्छे से बिकेगा, तो क्या हुआ, उस पब्लिक एक्सपेंडिचर से लोगों को गेन हुआ, लोगों को प्रॉफिट हुआ। अगर सरकार टैक्स लगाती है तो क्या हुआ, लोगों को दिक्कत तो होती है ना। देखिए आपकी सैलरी 1 लाख है, उसमें से अगर 20,000 रुपीज उसने सरकार का टैक्स के नाम पर ले लिया तो आपने सेक्रीफाइस दिया ना, वो 20,000 रुपए जो टैक्स के कटे वो क्या है, वो आपका सेक्रीफाइस है, आपका त्याग है, और ऐसे से त्याग बहुत चुभते हैं, इसको मैं बोल रही हूँ सेक्रीफाइस। तो जो टैक्स लगाने से आपका जो त्याग है और पब्लिक एक्सपेंडिचर करने से जो आपका मुनाफा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और हमारे पास आएगा नेट वेलफेयर। एक चीज से खुशी मिली, एक चीज से गम मिला, तो खुशी माइनस गम करके नेट वेलफेयर हमने निकाल दिया। अच्छा जी, जो ये पुराने इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ और रिकार्डियो, ये क्या बिलीव करते थे, वो ये मानते थे कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो बहुत अच्छा है, प्रोडक्टिव माने वेरी गुड, उसी का फायदा है।
प्राइवेट एक्सपेंडिचर मतलब जो आपने अपने घर में खर्चा किया और जो मैंने अपने घर में खर्चा किया प्राइवेटली, वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर को बहुत अहमियत देते थे और उसी की मानता मानते थे। वो ये भी मानते थे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सरकार के द्वारा किया हुआ कोई भी खर्चा बेकार है। आंख बंद करके उनका एक ही नीति थी कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर इज वेरी गुड, उसी से सबका भला होगा, और जो जो खर्चा सरकार कर रही है वो कोई अक्लमंदी का काम नहीं है, दैट इज अनप्रोडक्टिव। तो ये उनका मानना था। वो कहते थे कि सरकारी खर्चा वेस्टफुल होता है, उसका कोई फायदा नहीं है और वो कम से कम होना चाहिए। जब जिस चीज का फायदा ही नहीं है उसको ना के बराबर करो, सरकार को खर्चा करना ही नहीं चाहिए। रिकार्डी और आदम स्मिथ का मानना था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकारी खर्चा होने से आम जनता की दुख भरी दास्तां और बढ़ती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर एड्स टू द सफरिंग्स ऑफ कॉमन मैन। अगर सरकार खर्चा करेगी तो आम देशवासी की सफरिंग्स, उसका दुख ही बढ़ेगा, उसको इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो ऐसा भी कहते थे कि सारा टैक्स ईवल है। ईवल मतलब बुरा है। टैक्स क्या है? सरकार की आमदनी। तो वो कहते थे कि एवरी टैक्स इज एन इविल एंड एवरी पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अनप्रोडक्टिव। देखिए, एक धारणा बना ली जाती है ना, उस धारणा के ऊपर ना सोचा जाता है, फिर ना ही उसको आप एनालाइज करते हो, बस एक बात मान ली तो रट्टा मान लिया। उनका रट्टा ये था कि कोई भी टैक्स अगर सरकार लगाती है तो वो बेबुनियाद होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है, और कोई भी खर्चा अगर सरकार करती है तो वो भी बेबुनियाद है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। इस थ्योरी को प्रोफेसर डाल्टन ने गलत करार दिया, क्रिटिसाइज किया। डाल्टन ने कहा कि सरकारी खर्चा तो जी अच्छी चीज है। वो कैसे समझाया उन्होंने? उन्होंने बोला सरकार खर्चा कर रही है, मान लीजिए एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा कर रही है, वो सब्सिडी दे रही है, ट्रैक्टर के ऊपर बीज बांट रही है, खर्चा कर रही है सरकार एग्रीकल्चर के ऊपर, तो क्या बुरा है? बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार इंडस्ट्री के ऊपर खर्चा कर रही है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रही है, हॉस्पिटल बना रही है, एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर रही है, स्कूल बना रही है, कॉलेज बना रही है, सोशल सर्विस सरकार कर रही है, तो ये वेस्टफुल नहीं है, ये तो बहुत अकलमंदी का काम है। इससे, इस तरह के सरकारी खर्चे से हमारी सोसाइटी को बहुत बड़ा मुनाफा होएगा, गुड एडवांटेज टू द सोसाइटी। उन्होंने ऐसा कहा, प्रोफेसर डाल्टन ने, कि सरकारी खर्चा अगर सोशल सर्विस के ऊपर होता है तो उसका ज्यादा फायदा है, बजाय इसके कि प्राइवेट खर्चा लग्जरी के ऊपर हो और कैपिटल गुड के ऊपर हो। उन्होंने दो चीजों को कंपेयर किया। एक चीज सुनिए, सरकारी खर्चा जो कि सोशल सर्विस के लिए हो रहा है, लोगों के भले के लिए हो रहा है। दूसरी चीज उन्होंने उठाई प्राइवेट खर्चा। प्राइवेट खर्चा मतलब आप अपने घर में खर्चा कीजिए, मैं अपने घर में खर्चा करती हूँ, हम लोग लग्जरीज पे खर्चा करते हैं। आपने गाड़ी खरीद ली, मैंने महंगा वाला पर्स खरीद लिया, कोई भी हमने मशीन खरीद ली अपने लिए, तो ये अपने अपने लिए वाले जो खर्चे हैं, प्रोफेसर डाल्टन ने कहा कि उसका कोई देश को, उसका कोई जनता को ज्यादा फायदा नहीं होगा, वो तो जिसने अपने घर लग्जरी ली है उसी का फायदा है। लेकिन अगर सरकार सोशल सर्विस करती है तो हमारे लोगों का ज्यादा फायदा है, ऐसा प्रोफेसर डाल्टन ने बोला। अब ये जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कौन हुए यहाँ पर? डाल्टन और पुइगू। उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने एडम स्मिथ और रिकार्डियो की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हो कि हर टैक्स बुरा है, हर टैक्स ईवल है, बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और उन्होंने इस बात को भी क्रिटिसाइज किया कि सारा का सारा सरकारी खर्चा अनप्रोडक्टिव होता है, उससे किसी का भला नहीं होता। ये बात मानने को प्रोफेसर डाल्टन और प्रोफेसर पिगू तैयार नहीं। उन्होंने क्या बोला कि देखो, अगर शराब के ऊपर, नारकोटिक ड्रग्स के ऊपर टैक्स लगाया जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप शराब के ऊपर, इस तरह की चीजों के ऊपर अगर आप टैक्स लगा देते हो तो लोग कम खरीदेंगे क्योंकि वो महंगी हो जाएंगी, तो ये तो बहुत अकलमंदी का काम है। और भी कोई इस तरह की चीजें, इंटॉक्सिकेंट्स अगर हैं, सरकार उनके ऊपर टैक्स लगाए, टैक्स लगाने से उनका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनकी कंजम्पशन भी कम होएगी, लोग कम खरीदेंगे ना क्योंकि चीज महंगी हो गई। तो जो चीजें हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस थी, जो हानिकारक था हमारी हेल्थ के लिए, उसका सरकार ने टैक्स को लगा देने से उसकी कंजम्पशन कम कर दी, लोगों ने कम खरीदना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? ये एक पॉजिटिव गुड है, ये हमारे देश के वेलफेयर में ऐड करती है।
तो वो कहते थे पुराने इकोनॉमिस्ट कि टैक्स बुरे हैं, तो इन्होंने बोला भैया टैक्स बुरे कैसे हो गए, शराब के ऊपर टैक्स लगाना बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव गुड है। ठीक, उन्होंने ये भी बोला, ये लाइन आपको अपनी नोटबुक में मिलेगी, बुक में मिलेगी, क्रेडुलस माइंड्स आर बायस्ड इन एडवांस अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्रेडुलस का मतलब होता है आपने आंखें बंद करके एक चीज मान ली तो मान ली, having too great a readiness to believe things, आपको बोला गया ऐसे करो तो आपने कर लिया, आपने एनालाइज नहीं किया कि ये सही है कि नहीं। तो अपनी दलील में उन्होंने ये बोला कि आपने आंख बंद करके बात मान ली और पक्षपाती इस बात में हो गए कि जो कहा जा रहा है ठीक कहा जा रहा है। किसके खिलाफ हो गए तुम सरकारी खर्चे के ही खिलाफ हो गए, बिना सोचे समझे तुमने एक पक्षपाती डिसीजन बना लिया जो कि गलत है। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने बोला कि पब्लिक फाइनेंस का बेस्ट सिस्टम वो है जिससे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आए, जिससे ज्यादा से ज्यादा देश के लोगों का भला हो, और वो नीति सबसे अच्छी जिससे सबसे ज्यादा भला हो, राइट। तो वो कहते हैं कि आप अपनी नीतियां बनाइए, उससे सोशल एडवांटेज कंपेयर कीजिए, कितने लोगों का भला हो रहा है, तो वो नीति सबसे अच्छी जिससे सबसे ज्यादा सोशल एडवांटेज हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल हमारा कहता क्या है। प्रोफेसर डाल्टन और प्रोफेसर पिगू को श्रेय जाता है इस प्रिंसिपल को बनाने के लिए। इस प्रिंसिपल में, इस नीति में हम बात करेंगे रेवेन्यू की, सरकार की आमदनी की और सरकार के खर्चे की। सरकार की आमदनी और खर्चा साथ साथ इस तरह से चलना चाहिए, साइमल्टेनियस होता है, साथ साथ इस तरह से चले ताकि जनता का सबसे ज्यादा भला हो, जनता की वेलफेयर, उन्नति, प्रगति सबसे ज्यादा हो। इस तरह की नीति सरकार की होनी चाहिए। जो सरकारी अथॉरिटी है उसको आमदनी कलेक्ट करनी है, आमदनी आएगी, बिल्कुल ठीक बात, और उसको खर्चा भी करना है और वो खर्चा भी करेगी सरकार। बात पते की ये है कि वेलफेयर को जो है वो मैक्सिमाइज कर दो, सबसे ज्यादा लोगों के भले के बारे में सोचो और उसको ही बढ़ाओ, खींचो उस वेलफेयर को। अब वो कहते हैं कि जी आमदनी सरकार की, पब्लिक रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहां से आता है, टैक्स से आता है। ठीक, अब ये टैक्स के पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करेंगे और फिर नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करेंगे। देखो टैक्स नेगेटिव तो है, दिक्कत तो होती है जब आपके ऊपर टैक्स लगता है, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि 1 लाख की तनख्वाह में से 20,000 अगर सरकार ले जाएगी टैक्स के नाम पे तो कितना चुभेगा। अरे भैया वो 20,000 मैंने हक से कमाया और तुम ले गए। सो इट इज वेरी पेनफुल। ये हम मानते हैं कि जब किसी के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, भले वो बिजनेसमैन हो, भले वो सैलरी क्लास को, उसको दर्द होता है, उसको दिक्कत होती है। टैक्स लगाने से उसकी एडिशनल परचेजिंग पावर आपने छीन ली। अदरवाइज उसके हाथ में 1 लाख रुपया आना था और उसने 1 लाख को स्पेंड करना था या सेव करना था। अब तुमने उससे छीन लिए 20,000, तो बचे कितने, 80। तो वो 20,000 का दुख उसको लगा और परचेजिंग पावर 20,000 से कम हो गई। तो टैक्स लगाने से डिसयूटिलिटी आती है। यूटिलिटी मतलब फायदा, खुशी। तो आपने जब टैक्स लगाया तो लोगों के ऊपर डिसयूटिलिटी आती है और डिससैटिस्फैक्शन भी आती है, खुशहाली थोड़ी कम होती है और दुखता है और त्याग इंसान को करना पड़ता है जब सरकार टैक्स लगाती है। ये थे टैक्स के नेगेटिव इफेक्ट्स। अब सुनो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं जी टैक्स के। जब सरकार ने आपसे टैक्स कलेक्ट करके वो खर्चा आपके ऊपर ही कर डाला, भले वो सड़कें बनाई, भले वो अस्पताल बनाए, भले वो सब्सिडी दी, तो क्या हुआ, तब आपको खुशी मिली, आपको गेन इन यूटिलिटी हुआ, यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा था जी टैक्स का व्यू, और ये जो है वो पॉजिटिव की तरफ चला गया। अब सरकार को इस तरह से अपनी आमदनी मतलब टैक्स और खर्चे, इस तरह से अपनी आमदनी और खर्चे बैलेंस करने हैं कि यूटिलिटी मैक्सिमम हो और डिसयूटिलिटी कम से कम हो। देखो टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा सरकार को और वो दुखदाई भी होगा, तो कोशिश सरकार को ये करनी चाहिए कि वो जो दुख दिया वो कम हो जाए और जो खुशी दी लोगों के ऊपर खर्चा करके वो खुशी बढ़े, खुशी मैक्सिमाइज होनी चाहिए और ये जो दुख तकलीफ थी टैक्स की वो मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल वेलफेयर। देखो, ऐसा कहते हैं ना कि सबको तो खुश नहीं कर सकते ना आप। इंडिविजुअल वेलफेयर सरकार नहीं देख सकती है, उसको कैसे मैक्सिमाइज करें? तुमको किसी और चीज में वेलफेयर मिल रही है, मुझे किसी और चीज में वेलफेयर मिल रही है, तो इट्स नॉट पॉसिबल सरकार के लिए कि एक एक पर्सन से जाकर पूछे, अरे भैया तुम इसमें खुश हो, नेक्स्ट डोर, अरे भैया तुम इसमें खुश हो। नॉट पॉसिबल। तो सरकार को करना क्या है? सरकार को वेलफेयर तो देखनी है, लेकिन एक इंडिविजुअल इंसान की नहीं देखनी, लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की देखनी है। ज्यादा सारे लोगों की देख लो, वो खुश हो गए तो हमारा काम हो गया। सरकार एक एक इंसान को जाकर खुश नहीं कर सकती। तो अब हम अपने लॉ की बात करते हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। वो कहता है कि सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर को प्लीज सरकार ढंग से मैनेज करे, इस तरह से मैनेज करे कि सोसाइटी को मैक्सिमम नेट एडवांटेज हो। तो दुख तकलीफ को खुशी के साथ कंपेयर करे, खुशियां ही खुशियां आए, तो जो ये टैक्स के दुख थे ये थोड़ा कम रहे, खुशियां ज्यादा हो, तभी हम नेट एडवांटेज बोलते हैं। पब्लिक रेवेन्यू को और पब्लिक एक्सपेंडिचर को प्लीज सरकार इस तरह से बैलेंस करे कि जनता का, आम जनता का मैक्सिमम बेनिफिट हो। जो हमारी सरकार के ऑपरेशंस हैं, जैसा कि बताया आपको, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, उसमें ऊपर नीचे करते रहना चाहिए सरकार को, इस तरह से चेंजेस करने चाहिए, so that the amount and in the nature of wealth which is produced and changes in the distribution of wealth among individuals and classes. इस तरह से आपने अपना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मैनेज करना है, ऊपर नीचे करते रहिए और फिर देखिए कि कौन सी चीजें ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस हो रही हैं और इंडिविजुअल की वेल्थ, लोगों की वेल्थ किस तरह से बढ़ रही है। जब ये चेंजेस सरकार करेगी तो उससे क्या सोसाइटी का ज्यादा भला हुआ? अगर हाँ, अगर ये वाली चेंज करके जनता ज्यादा खुश हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपके चेंजेस जस्टिफाइड हैं। और अगर आपने जो चेंजेस किए उससे लोग खुश नहीं है, तो प्लीज इस नीति को बंद कीजिए, दूसरी नीति उठाइए। तो पब्लिक फाइनेंस का बेस्ट सिस्टम क्या है? वो है जिससे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिले। सरकार की किसी भी नीति को और सरकार की सारी नीतियों से मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जो कि हमारे प्रिंसिपल का नाम है आज का, वो मिलना चाहिए। नाउ, अब प्रोफेसर डाल्टन ने ये भी बोला कि किस तरह से आप खर्चा करोगे, सरकारी खर्चा, और किस तरह से आपने आमदनी इकट्ठी करनी है, ये भी बताया। The public expenditure in every direction should be carried just so far that the advantage to the community of a further small increase in any direction is just counterbalanced by the disadvantage of a corresponding small increase in taxation. अभी ध्यान से सुनिए, प्रोफेसर डाल्टन ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देने से क्या होगा? लोग ज्यादा खुश होंगे, समझ में आ गया। तो जो एडवांटेज मिला लोगों को सरकारी खर्चा बढ़ाने से, वो एडवांटेज किसको बैलेंस कर दे? समझ में आ रहा है? जो सरकार ने खर्चा किया उससे लोग खुश हुए, उस खुशी ने किसको काउंटर बैलेंस करना है? टैक्सेशन के बढ़ाने से जो डिसएडवांटेज हुआ उसको, जो त्याग हुआ उसको। तो खुशी ज्यादा बढ़ जाए पब्लिक एक्सपेंडिचर से, और जो त्याग है वो बस थोड़ा हो, ये खुशी इस त्याग को काउंटर बैलेंस कर दे, ऐसा कह रहे हैं प्रोफेसर डाल्टन। अगर ऐसा होगा तो जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो आइडियल हो जाएगा। आइडियल मतलब बेस्ट, ऑप्टिमम, जिसमें खुशी ज्यादा गम कम। ओके, और वो ही आइडियल पब्लिक इनकम होगी जो हमारी इस नीति के ऊपर चलेगी कि खुशी ज्यादा गम कम। ओके, the ideal distribution of this public income between different taxes and other sources of income is similarly given by the requirement that marginal social disadvantage or disutility of raising income from all these sources should be equal. देखिए, जब आपने marginal utility पढ़ी थी छोटे क्लासेस में, ग्रेजुएशन में, तो marginal utility मतलब एक और बढ़ाने से कितनी यूटिलिटी बढ़ी,
है ना। 1 इंक्रीज करने से क्या चेंज आया, उसको बोलते हैं मार्जिनल। तो यहाँ पर प्रोफेसर डाल्टन ने बोला कि ये जो सोशल डिसएडवांटेज, जो त्याग हुआ ना, एक टैक्स के बढ़ाने से जो त्याग हुआ उसको भी देखो, और जो आपको एक और सरकारी खर्चा करने से खुशी मिली उसको भी कंपेयर करो। ये मार्जिनल कॉन्सेप्ट हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने एक टैक्स बढ़ाया, एक एडिशनल यूनिट टैक्स का बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, लोगों का त्याग बढ़ गया, बर्डन लोगों का बढ़ गया। आपके हर एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स से लोगों का बर्डन बढ़ता जाएगा, और जो अमाउंट ऑफ बेनिफिट है ना, जो खुशी है ना आपके खर्चा करने से, वो कम होती जाएगी। देखिए, पहली बार सरकार ने सड़क बनाई, बहुत खुश हुए क्योंकि अभी तक तो कोई सड़क थी नहीं, कच्चा रास्ता था, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब लोगों ने सड़क देखी तो सब प्रफुल्लित हो गए, दे वर वेरी हैप्पी। उसके कुछ सालों के बाद सरकार ने दूसरी पगडंडी पर भी सड़क बना दी, तो क्या उनको उतनी खुशी मिली जितनी पहली बार सड़क बनने से मिली थी? नहीं मिली। तो क्या बोल रही हूं मैं, कि जब सरकारी खर्चा बढ़ता जाता है तो खुशी उस हिसाब से नहीं बढ़ती, खुशी थोड़ी कम बढ़ती है। अब हमें ऐसा एक पॉइंट मिलेगा, when the benefit derived from a unit of money spent by the public authority will be equal to the sacrifice imposed in raising that unit of revenue। हम कह रहे हैं, अभी आपको अगली स्लाइड में ग्राफ पे समझाएंगे, अभी हम ये समझिए कि जो सरकारी खर्चा करने से जो बेनिफिट मिला, जो मजा आया ना लोगों को, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो उनके त्याग के बराबर होना चाहिए जो उन्होंने टैक्स लगने पर त्याग किया। सो हम कह रहे हैं कि ये बेनिफिट इस सैक्रिफाइस के बराबर हो गया, तो वो फाइनल पॉइंट हमें मिल गया जब मार्जिनल सैक्रिफाइस मार्जिनल बेनिफिट के बराबर हो गया। तो वो पॉइंट, वो आइडियल फाइनेंशियल ऑपरेशन है, वो सबसे बढ़िया ऑप्टिमम पॉइंट है जहां पर मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस एक कम्युनिटी का मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर होता है। मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस क्यों हुआ त्याग, क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स लगा था। और मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्यों हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकार ने थोड़ा सा खर्चा और किया। तो हम कह रहे हैं कि ये जो खुशी और गम है इसको बराबर कर लो। जिस पॉइंट पे ये गम और खुशी बराबर हो गई वो है हमारा आइडियल फाइनेंशियल ऑपरेशन। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, अब आप इस टेबल से समझिए। सबसे पहले इस वाले टेबल में हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ टैक्सेशन की। इस टेबल में यूनिट्स ऑफ टैक्सेशन भी दर्शाए गए हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी दर्शाया गया है। अभी आप इसको सिर्फ यूनिट ऑफ टैक्सेशन से समझो। ये हैं हमारे यूनिट्स ऑफ टैक्सेशन। पहले सरकार ने 1 लगाया टैक्स, फिर 2, फिर 3, इस तरह से सरकार बढ़ाती गई। और ये सेकंड कॉलम कह रहा है उस टैक्स से बढ़ने से त्याग कितना हुआ, सैक्रिफाइस कितना हुआ, दुख कितना लगा। वो कह रहे हैं कि जब एक टैक्स लगाया था तो 10 त्याग हुए, 10 के बराबर 10 यूनिट्स ऑफ दुख पहुंचा। जब उसने दूसरा टैक्स लगाया तो त्याग दुख बढ़ गया, 20 गुना चुभा, राइट। पहले वाला 10 यूनिट चुभा था, दूसरे वाला 20 चुभा। इस तरह से जैसे जैसे टैक्स बढ़ता गया ये चुभन जो है वो बढ़ती गई। देखो इट्स राइजिंग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। जब 8वां यूनिट टैक्स का लगा तो बहुत ही ज्यादा चुभा, तब 80 यूनिट का दर्द हुआ। ठीक, अब आप इस वाले कॉलम को मानो पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब सरकार ने खर्चा किया, और इसको देखो ये है खुशी, सरकार के खर्चे से उत्पन्न हुई खुशी। तब जब सरकार ने पहला खर्चा किया तो लोगों को कितनी खुशी हुई, 90 यूनिट्स। आहा, पहली बार सड़क बनी, उन्होंने देखा ही नहीं था सड़क को, तो देवर 90 टाइम्स हैप्पी। सरकार के एक खर्चा करने से 90 यूनिट्स की खुशी हो गई लोगों को। फिर सरकार ने दूसरा भी खर्चा कर डाला तो खुशी तो हुई, पर 90 के बराबर नहीं हुई, सिर्फ 75 पॉइंट की खुशी हुई। इसी तरह से जैसे जैसे सरकार खर्चा बढ़ाती गई खुशी तो होती गई उनको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुशी नहीं, खुशी तो हुई, लेकिन फिर 65 पॉइंट की हुई, फिर 55 पॉइंट की हुई। इसलिए खुशी का लेवल जो है वो, क्योंकि लोग आदी हो जाते हैं ना, ये तो करना ही है। यू नो व्हेन यू फर्स्ट टाइम गेट अ पेन, महंगा वाला, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, उसके बाद फिर खरीदते रहो तो थोड़ी थोड़ी। उसी तरह से सरकारी खर्चे का भी है, सरकार जैसे जैसे खर्चा बढ़ाती जाएगी आपकी खुशी, जनता की खुशी जो है वो कम होती जाएगी।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान से देखें कि ये जो 5वां यूनिट ऑफ टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, ये 5वां पॉइंट, इसके ऊपर जो त्याग है वो भी है 50 पॉइंट का और जो खुशी है वो भी है 50 पॉइंट की। तो 5वें यूनिट के ऊपर ये दोनों बराबर हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, विद द इंक्रीज इन द डोज ऑफ टैक्सेशन मार्जिनल सैक्रिफाइस इंक्रीजेस। आपने देखा कि जैसे जैसे टैक्स बढ़ा सैक्रिफाइस भी बढ़ता गया, और जैसे जैसे पब्लिक खर्चा बढ़ा मार्जिनल डिक्रीज इन यूटिलिटी गेन्ड बाय द सोसाइटी। तो ये जो मार्जिनल इंक्रीज था ना, ये कम होती गई। देखो मार्जिनल माने 90 माइनस 75 15, 75 माइनस 65 10। तो ये इस मार्जिनल की मैं बात आपको समझा रही थी, ये 15 से 10 पे पहुंच गया, ठीक है। फिर 55 से 50 हुआ तो फिर ये मार्जिनल कितना बन गया, 5 और कम हो गया। फिर इसी तरह से ये डिक्रीज होती गई खुशी। मार्जिनल इफेक्ट, हमने किस बात की पॉइंट की बात करनी है, 5वां पॉइंट, जिसमें ये 50 है और ये 50 है, ठीक है। द गवर्नमेंट विल नॉट इम्पोज एनी टैक्स बियॉन्ड 5th डोज ऑफ टैक्सेशन। सरकार 5वें पॉइंट से ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ाएगी। क्यों नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि अगर सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो देखो 6ठे पॉइंट पे त्याग है 60 का, यूटिलिटी है 35 की, फिर क्या जरूरत है ना ये वाला टैक्स लगाने की, क्योंकि इसमें दर्द ज्यादा है, दर्द 60 है, त्याग 60 है और खुशी सिर्फ 35 की है। सो नो, द गवर्नमेंट विल नॉट गो हियर, यहाँ नहीं जाना सरकार ने। 5वें के बाद सारे पॉइंट्स ऐसे ही हैं, 60 35 से बड़ा है, 70 25 से बड़ा है, 80 15 से बड़ा है, इसलिए 5वें पर ही सरकार रुक जाएगी। इससे ज्यादा टैक्स लगाना अक्लमंदी की बात नहीं है। अब हमने इसी वाले टेबल को ग्राफ में ले लिया। इधर आप सैक्रिफाइस दिखाइए वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आप रेवेन्यू आमदनी दिखाइए। इसी वाले टेबल को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाला कॉलम लीजिए और ये वाला कॉलम लीजिए। तो ये एमएस कर्व है आपका मार्जिनल सैक्रिफाइस ऑफ टैक्सेशन, वो लेफ्ट से ऊपर को जा रहा है। दूसरे ग्राफ में आप ये वाला टेबल लीजिए और ये वाला टेबल लीजिए, इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। वाई एक्सिस पे बेनिफिट लीजिए, एक्स एक्सिस पे खर्चा लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका मार्जिनल बेनिफिट वाला कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी। ये नेगेटिव स्लोप का है, ये लेफ्ट से राइट को जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि जैसे जैसे सरकारी खर्चा बढ़ रहा है लोगों को एडिशनल बेनिफिट कम हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे बेनिफिट नहीं हो रहा, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ये जो मार्जिन है ये कम हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ये मार्जिनल सैक्रिफाइस का ग्राफ है और ये मार्जिनल बेनिफिट का ग्राफ है। इस ग्राफ से हम ऑप्टिमम लिमिट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पता कर रहे हैं। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, आइडियल। ये क्या पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर एमएस कर्व और एमबी कर्व आपस में आकर मिल रहे हैं। ये कैपिटल पॉइंट पी और ये ओएम जो है आपका ऑप्टिमम लेवल है। पी पॉइंट इज द आइडियल ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन। सरकार को फाइनेंशियल ऑपरेशन जो भी नीति बनानी है वो इस पी पॉइंट पे बनानी है। इस पी पॉइंट पर वेलफेयर जो है वो मैक्सिमम है। अगर सरकार M1 पॉइंट पर अपना ऑपरेशन खत्म कर देती है तो M1 पॉइंट पर देखिए मार्जिनल गेन एक्सीड्स द मार्जिनल सैक्रिफाइस। M1 पॉइंट पर बेनिफिट ज्यादा है, त्याग कम है। तो बेनिफिट है ना, तो सरकार खुश होके अपने खर्चे बढ़ाएगी, अपने ऑपरेशंस बढ़ाएगी। ये कर्व यहां से चलता चलता जब पी पर पहुंच जाएगा तो रोक दो। क्यों, क्योंकि पी से आगे अगर आप जाते हो तो आप ध्यान से देखो, पी से आगे P2 लेवल तक सैक्रिफाइस ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो सरकार ये गलती कभी नहीं करेगी। इसलिए पी पॉइंट पर ही वो रोक देगी। पी पॉइंट ही उसका आइडियल फाइनेंशियल ऑपरेशन है। यहाँ पर बेनिफिट खुशहाली लोगों की सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर त्याग और खुशहाली बराबर हो रही है। द फाइनेंशियल ऑपरेशंस विल नॉट बी इकोनॉमिकल। कोई अकलमंदी का काम नहीं होगा अगर सरकार पी पॉइंट से आगे जाएगी। OM से लेकर OM2 पर सरकार कभी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल सैक्रिफाइस ज्यादा है, मार्जिनल बेनिफिट कम है। OM1 से OM पर सरकार जरूर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेनिफिट ज्यादा है बजाय सैक्रिफाइस के, बेनिफिट ज्यादा सैक्रिफाइस कम।
ओके, तो वो M1 पॉइंट पर पहुंचकर बढ़ेगी बढ़ेगी, M पर रुक जाएगी, M से आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि उल्टा असर होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि मैक्सिमम नेट सोशल एडवांटेज के लिए सरकार को अपने ऑपरेशंस इस तरह से मैनेज करने हैं ताकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के बराबर आ जाए। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चे से जो खुशहाली हो रही है, मार्जिनल मतलब एक और बढ़ाने से, तो मार्जिनल यूटिलिटी सरकारी खर्चे की मार्जिनल डिसयूटिलिटी क्या बताया, त्याग गम, जब टैक्स लगता है तो टैक्स लगने की मार्जिनल डिसयूटिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के बराबर होनी चाहिए। तो आज का आर्टिकल हमारा आज यही खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हो, यू आर वेलकम, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।